हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री में वेलकम है। बच्चों, आज से हम लोग इनऑर्गेनिक शुरू करेंगे 12th क्लास के लिए। इस 12th क्लास के इनऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है, दैट मीन्स हम लोग सिलेबस के बारे में पहले कुछ जान लेंगे। जैसे कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है सिलेबस में जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जिसको कि हम लोग मेटलर्जी के नाम से जानेंगे, जिसे धातु कर्म के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। दूसरा जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है वो होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे हिंदी में संकुल या जटिल यौगिक के नाम से जानते हैं, या फिर सहसंयोजक यौगिक के नाम से जानते हैं। तीसरा जो टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को वो है आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में कार्बन फैमिली तक हम लोगों को 11th में पढ़ना है। उसके बाद जो हमारे पास है नाइट्रोजन फैमिली, जिसको कि निकोजेन के नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, जिसको चालकोजेन के नाम से जानते हैं, हेलोजेंस, जिसमें कि आपके ग्रुप 17th के एलिमेंट आएंगे, और इनर्ट गैस, जिसको हम लोग अक्रिय गैस के नाम से जानेंगे। इसके बाद जो हमारे पास 4th टॉपिक होंगे वो होगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। हम लोगों को ये 4 चैप्टर इनऑर्गेनिक में पढ़ने वालों के लिए एनसीईआरटी में आपको अरेंजमेंट ऐसा नहीं मिलेगा। हम लोगों को पढ़ना तो वही है, लेकिन अपने सुविधा के अनुसार पढ़ना है, ताकि हम लोग आसानी से उसको अप्रोच बना सके। तो बच्चों, आप लोग इसे जल्दी से नोट करने की कोशिश करेंगे। इनमें से जो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, दैट मीन्स मेटलर्जी, हम लोग उसी के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। इनऑर्गेनिक को पढ़ने से पहले हम लोग ये तो जान लें, इनऑर्गेनिक में आपको कहीं भी न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेसिस पर चलती है हमारी इनऑर्गेनिक। और वो भी कैसा कॉन्सेप्ट आपको रटना पड़ेगा, बट रटने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम क्या होगा, हम लोग समझ कर रटेंगे। जहां पर भी हमारे पास इनऑर्गेनिक में सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, वहां पर मैं आपको ठीक दूंगा। तो जितने भी टॉपिक हैं आपके पास यहाँ पर, वो सारे के सारे आपके पास कॉन्सेप्ट बेसिस पर है, और इस सबको हम लोग को स्टडी करना है। बट आपको साथ ही साथ क्या करते जाना है, प्रत्येक क्लास का जो लेक्चर होगा उसको आपको माइंड में रिकॉर्ड कर लेनी है। मीन्स रिकॉर्ड करने का मतलब ये हुआ, अब आपको वेट नहीं करना है, साथ ही साथ उसको अप टू डेट करते जाना है। मीन्स उसको पूरी तरह से एक प्रकार से क्या करता है, रट लेना है। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक कुछ है नहीं, इनऑर्गेनिक बस और बस आपकी पेन की जादू है कि इसमें न्यूमेरिकल तो आती नहीं है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे बच्चों इस इनऑर्गेनिक में, वो हमारे पास है मेटलर्जी, जिसे धातु कर्म के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी भी धातु को, किसी भी मेटल को, किसी भी एलिमेंट को उसके अयस्क से कैसे निकालो और कैसे शुद्ध करो। अयस्क से धातु का निष्कर्षण और जो शुद्धिकरण होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं धातु कर्मक। इस धातु कर्मक को पढ़ेंगे हम जरूर, लेकिन इस धातु कर्मक को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि आपके पास
जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उन सभी एलिमेंट्स के जो पाए जाने की जो अवस्था होती है, पाए जाने के स्थान होते हैं, वो मात्र दो ही हो सकते हैं, जिसे हम लोग बोलेंगे अकरेंस ऑफ एलिमेंट, दैट मीन्स तत्व की उपस्थिति, या फिर बोल दो तत्व की प्राप्ति। तो नेचर में आपको तत्व दो ही प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। ओके बच्चों, दो ही प्रकार से। वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं? या तो प्रकृति में मिले, या तो फिर अकरेंस ऑफ एलिमेंट, तत्व की उपस्थिति, ये आपको नेचर में दो ही प्रकार से मिल सकते हैं। पालक, नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट, जिसको हम लोग स्वतंत्र अवस्था के नाम से जानेंगे। दूसरा जो हमारे पास है वो कंबाइंड स्टेट है, जिसको हम लोग संयुक्त अवस्था के नाम से जानेंगे। तो जितने भी तत्व आपके पास पीरियोडिक टेबल में है वो दो ही रूप में मिलेंगे आपके पास, या तो स्वतंत्र अवस्था में फ्री स्टेट में, या तो कंबाइंड स्टेट में। तो स्वतंत्र अवस्था में कौन सारे तत्व मिलेंगे, कौन सारे एलिमेंट मिलेंगे, आपको मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको इसी के नीचे लिखना है। ओके, कहाँ पे? ये जो लिखा हुआ है स्वतंत्र अवस्था में, नेटिव स्टेट में, इसी के नीचे आपको राइट डाउन करनी है। आपके पास लिखा हुआ यहाँ पे एलिमेंट्स विच आर लो रिएक्टिव इन नेचर फाउंड इन फ्री स्टेट। तत्व जो कम क्रियाशील होती है वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। मतलब ये हुआ वे सभी तत्व जो बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में मिलेंगे, किसी से मिलकर नहीं होंगे। उनमें से कौन कौन से तत्व आते हैं? आपके पास एग्जांपल के रूप में लिखा हुआ है कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, नोबल गैसेस, जिसको हम लोग हिंदी में उत्कृष्ट गैस के नाम से जानते हैं। और इसमें कौन कौन आते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन भी आते हैं, बट रेडन पर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होती है। इसी फ्री स्टेट में जो कुछ और एलिमेंट पाए जाते हैं उसको यहाँ पे लिखा गया है, जिसमें आते हैं गोल्ड, एयू गोल्ड, पीटी प्लैटिनम, जो कि सारे सब मेटल्स होते हैं। दैट मीन्स फ्री स्टेट में भी दो प्रकार के एलिमेंट मिलेंगे आपके पास, कुछ मेटल्स होंगे, कुछ नॉन मेटल्स होंगे। तो इनमें से आपके पास कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन और ये जो नोबल गैसेस हैं ये सारे नॉन मेटल्स हैं और धातु हैं, और जो गोल्ड और प्लैटिनम है वो मेटल है, इसको धातु के नाम जानेंगे। बच्चों थोड़ा सा नोट कर लेंगे, बार बार क्वेश्चन करते रहती है कि कौन ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन ऐसे मेटल्स हैं जो कि फ्री स्टेट में मिलती है। अगर मेटल की बात करें तो अगर ऑप्शन में आपके पास गोल्ड या प्लैटिनम आती है तो आप इस दोनों ऑप्शन को मारेंगे। ओके, दूसरी बात है आप इसी के नीचे लिखोगे। कहाँ पे लिखोगे बच्चों? इस कंबाइंड स्टेट में, दैट मीन्स संयुक्त अवस्था में जो है आप इसी के नीचे राइट डाउन करोगे, जो कि आपको यहाँ पर लिखा गया है। ओके, यहाँ क्या लिखा गया है? एलिमेंट्स विच आर रिएक्टिव इन नेचर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। एलिमेंट्स विच आर रिएक्टिव इन नेचर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। तत्व जो क्रियाशील होते हैं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। फिर से बार सुनेगा, तत्व जो क्रियाशील होती है संयुक्त अवस्था में पाई जाती है।
अब इस संयुक्त अवस्था का नहीं मतलब ये हुआ किसी से मिलकर रहेंगे। जैसे मैं आयरन की बात करूं, लोहा की बात करूं, लोहे कभी ऑक्सीजन से मिलकर हो जाते हैं, किसी कभी कार्बोनेट आयस के रूप में मिलेंगे। जैसे कॉपर की बात करूं, कभी सल्फाइड के रूप में मिलेंगे। मीन्स ये सारे जैसे सोडियम की बात करूं, सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए जनरली ये फ्री स्टेट में नहीं मिलता। तो ये सारे एलिमेंट हैं वो कहीं ना किसी से मिलकर रहेंगे, कंपाउंड के रूप में मिलेंगे, और कंपाउंड के रूप में जब मिलेंगे उसी को नाम देते हैं हम लोग, वो कंबाइंड स्टेट में पाई जा रही है। तो फिर से मैं एक बार दोहरा दूं बच्चों, एलिमेंट्स विच आर रिएक्टिव इन नेचर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, तत्व जो क्रियाशील होती है संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब इस संयुक्त अवस्था में जब पाए जाएंगे वो या तो मेटल हो सकती है या तो नॉन मेटल, दोनों हो सकते हैं ना, क्योंकि पैरियोडिक टेबल में आपके पास दो ही प्रकार के एलिमेंट हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। कुछ मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रकार के जो बिहेव करता है उसको हम मेटलॉइड्स के नाम से जानते हैं, उपधातु के नाम से जानते हैं। बट जनरली हम लोग दो ही प्रकार का कैटेगराइज करेंगे, मेटल, नॉन मेटल, धातु और धातु। तो संयुक्त अवस्था में कुछ मेटल्स मिलेंगे, कुछ नॉन मेटल्स भी मिलेंगे। तो आपको मैं यहाँ पे देखो लिखा हूं कि जो मेटल्स होगा वो जनरली किस रूप में मिलता है बाबू, ऑक्साइड के रूप में मिलता है। जो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे जनरली वो जो मेटल्स होते हैं वो किस रूप में मिलते हैं, ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं। वही आपको यहाँ लिखा हुआ है, मेटल्स आर जनरली फाउंड इन ऑक्साइड फॉर्म। धातुएं सामान्यतः ऑक्साइड के रूप में मिली पाई जाती है, धातुएं सामान्यतः ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, मतलब ऑक्सीजन से वो कंबाइन करके रहेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पर है Al2O3, जिसे हम लोग एल्यूमिना के नाम से जानते हैं। बच्चों फिर से सुनेंगे हम, कुछ धातुएं जो कंबाइंड स्टेट मिलेंगे वो ऑक्साइड के फॉर्म में पाई जाती है। जैसे कुछ मैं आपको यहाँ एग्जांपल्स प्रोवाइड किया हूँ, Al2O3 जिसे हम लोग एल्यूमिना के नाम से जानते हैं। दूसरा Cu2O जिसे क्यूपराइट के नाम से जानते हैं। फिर से सुनेंगे हम, Cu2O क्यूपराइट के नाम से जानते हैं। कुछ कंबाइंड स्टेट में जो पाए जाने तत्व थे वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो नॉन मेटल्स किस रूप में पाई जाती है कंबाइंड स्टेट में? सामान्यतः कंबाइंड स्टेट में जो नॉन मेटल्स पाए जाते हैं और रिड्यूस्ड फॉर्म पाई जाती है, अवकृत रूप में पाई जाती है। तो बच्चों देखो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ आपको, फिर सुनेंगे। नॉन मेटल्स सामान्यतः जो कंबाइंड स्टेट मिलेंगे और रिड्यूस्ड फॉर्म पाई जाती है, अवकृत रूप में मिलती है। तो यहाँ लिखा हुआ है, नॉन मेटल्स आर जनरली फाउंड इन रिड्यूस्ड फॉर्म, और धातुएं सामान्यतः अवकृत रूप में पाई जाती हैं। तो बच्चों आप लोग क्या करें, इसे जल्दी से नोट कर लें, और नोट करने के बाद आप इंतजार न करेंगे, इसे कंटिन्यू आप अप टू डेट रखेंगे, इस कंटिन्यू से रटते चलेंगे। हालांकि अभी मैं आपको कुछ नहीं बताया हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये लेक्चर है कि हम लोग इस मेटलर्जी के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं। इसको लिखने के बाद थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तब आप लोग लिखेंगे कि जो मेटलर्जी है, मेटलर्जी टॉपिक बहुत छोटी है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि जो आपको इससे क्वेश्चन नहीं करे। चाहे कहीं भी चले जाओ, इंजीनियरिंग में चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ, 12th में चले जाओ, किसी भी कंपटीशन में आपको इससे क्वेश्चन करेगा ही करेगा। तो मेटलर्जी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, रटने की आदत में जरूर डालेंगे, लेकिन इस टॉपिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसके टर्म के बारे में, जो टर्म इसके आते हैं ना बड़ी जटिल होती हैं, उसको थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है, उसको समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। इस मेटलर्जी को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके टर्म के बारे में अध्ययन कर लेंगे, जिसको हम लोग टर्मिनोलॉजी के नाम से जानेंगे। तो बच्चों आप लोग क्या करें, पहले इन सारे सिस्टम को आप क्या करें, नोट कर लें, और नोट करने के बाद हम लोग इस मेटलर्जी के टर्मिनोलॉजी पर स्टडी करेंगे। ओके।